फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ इतिहास सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। मैं पिछले कई दिनों से या यूँ कहें कई महीनों से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है चीज़ों को पढ़ने का। तो मैं उन बच्चों के साथ या उन भाइयों के साथ अपना प्रिपरेशन करना चाहता हूं जो अभी रिसेंटली यूपीएससी की तैयारी में आए हुए। आप सबको पता है कि यूपीएससी की तैयारी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है, लेकिन उसकी तैयारी हमें एक अच्छे लेवल से करनी होती है। अच्छे लेवल तक हमें उसका तैयारी को ले जानी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो होती है उसकी कंटिन्यूटी। हम कई बार ऐसा करते हैं तैयारी के दौरान कि हम चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं बट उनको रिवीजन करना भूल जाते हैं या एक टारगेट सेट करके हम नहीं पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट डाउन होते जाता है। तैयारी में आने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज पहले एनसीईआरटी बुक को अच्छे से एक रीडिंग डाल दीजिए। कोई उनके नोट्स नहीं बनाइए, उनकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है तो आप किताब में ही उस पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए पेंसिल से, ताकि जब दूसरी बार आप किताब को खोलें तो आपको सीधा उसी पॉइंट को पढ़ना हो। क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में ना बहुत सारी चीजें कहानियों से दी होती है, कहानियां लिख लिख कर समझाई गई होती है और तो वो एक बेस तैयार कर देता है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी जब आपका खत्म हो जाए तो उसके बाद आप कोई बुक उठा लीजिए, रेफरेंस बुक, जिससे आप पढ़ाई करिए। पहले साल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि केवल आपको पढ़ना है, लिखने की प्रैक्टिस आप बाद में करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैं पहले ही दिन से लिखना स्टार्ट कर दूं। आप कोई भी चीज तभी लिख पाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसका पता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मैट्रिक या इंटर का एग्जाम है जिसमें हमने बुक खोली और उसमें से लिख दिया। यहाँ पे खुद के थॉट्स लिखने होते हैं, जिस वजह से आपके लिए जरूरी होता है कि पहले आप उन थॉट्स को अपने अंदर लाइए। अलग अलग किताबों को पढ़िए, अलग अलग किताबों को पढ़ने के बाद उनके निष्कर्ष निकालिए। जब आप एक सब्जेक्ट खत्म करके दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आप करिए। पहले आप रीडिंग की हैबिट डालिए, रीडिंग के बाद आप राइटिंग की हैबिट डालिएगा। अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट मैं ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करता। मैं बहुत दिनों से तैयारी में लगा हुआ हूँ और मैंने काफी हद तक ये तैयारियां अपनी कर ली है। तो मैंने एक 70 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें मैं सोच रहा हूँ, अब देखिए ये चैलेंज कब तक चलता है। मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा जिस वीडियो में मैं कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। एज अ रिविजन मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जिस वजह से मेरा तो रिवीजन होगा ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी तैयारी में हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से मैं रिवीजन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैंने इतिहास टॉपिक को उठाया और इतिहास का ये पहला जो है चैप्टर है। और मैं जो यहाँ पे सोर्स यूज कर रहा हूँ, आज मुझे पाषाण काल को पढ़ना है और मैं जो सोर्स यूज कर रहा हूँ वो है घटना चक्र। घटना चक्र आप सबने सुना होगा ना। तो पहले एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए, फिर घटना चक्र बुक को आप पढ़िए। मैं यकीन कह दिलाता हूँ आपको कि घटना चक्र एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बाकी बुक्स को पढ़ के जब आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो हो सकता है आप थोड़ी सी चीजों में हिचकिचा जाए या फंस जाए, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आपको पहले ही सारी कॉन्सेप्ट दी हुई है और जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो एमसीक्यू में पता होता है कि यही आंसर होने वाला, तो कॉन्फिडेंस एक बढ़ता है। इसलिए मैं इस बुक को एक रीडिंग डालना पसंद करता हूँ। तो चलिए आज मैं डिस्कस करूंगा पाषाण काल को। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल में हमने कई चीजें देखनी होती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो काल किसे कहते हैं? समय। ठीक है, और इसमें वर्ड आ रहा है पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो वो समय जिस समय लोग पत्थरों के औजार का यूज किया करते थे और ज्यादातर पत्थरों का ही यूज किया जाता था। इतिहास का वह कालखंड जिस समय किसी भी तरह के धातु की खोज नहीं हुई थी, लोग लकड़ियां और पत्थरों का इस्तेमाल करके अपना काम चलाते थे। ऐसे युग को पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। और कुछ बातें देखें तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक वैसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है,
कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है इतिहास के अध्ययन को करने के लिए, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है, जो लिखे हुए अक्षर मिले हैं, वो लिखित तो है बट अभी तक उसको किसी ने पढ़ा नहीं, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐसे काल में लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें अपठय यानी दुर्बोध होने के कारण उसमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, मतलब उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और जब लिखित विवरण आपको मिलने लगता है तब आप कहते हैं कि अब ऐतिहासिक काल शुरू हो गया। जिस दिन से या जिस समय से आपको इतिहास के बारे में लिखित विवरण मिलने लगता है तो आप उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कह देते हैं। तो काल, इतिहास के टोटल 3 काल हमने देखे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं है, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, समझा भी जा सका है और उसके आधार पे इतिहास का निर्माण भी किया जा चुका है। तो ये चीजें हो गई। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यताएं आती हैं, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, और ताम्र सभ्यता है जैसे कि आहर सभ्यता, जॉर्वे सभ्यता, ये सब भी जो है आद्य ऐतिहासिक में आती है। तो पाषाणकालीन सभ्यता वो सभ्यता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। सारे अध्ययन को उस समय के बर्तनों, औजारों के आधार पे जो है निष्कर्ष निकाल के लिखा गया है। जो भी इतिहास लिखा गया है प्रागैतिहासिक काल का, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उस समय के जो औजार, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पे इतिहास का पुनः निर्माण कराया गया है, इसलिए उसे हम प्रागैतिहासिक काल में डाल देते हैं। पाषाणकालीन सभ्यताएं जो भी थी उनको प्रागैतिहासिक काल में डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र पाषाण सभ्यता जो है, ताम्र सभ्यता जैसे आहार, जॉर्वे, इनको आद्य ऐतिहासिक में रखा जाता है। कारण ये है कि इनके पास लिपियां तो थी, मतलब इन सभ्यताओं में लिपियों का प्रचलन तो था, लेकिन उसको अभी तक किसी भी इतिहासकार द्वारा पढ़ा नहीं जा गया है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महाजनपद काल जब आएगा तो वहां से आप देखोगे कि लिखित सामग्रियां मिलने लगती हैं, कुछ अभिलेख वगैरह, कुछ पांडुलिपियां हमें मिलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। भारत में अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो 1863 वो समय था जब खुदाई चालू हुई और पाषाणकालीन सभ्यताओं की खोज करना जो इतिहासकार हैं उन्होंने प्रारंभ किया। पाषाण जब भी मैं बोलूंगा इसका मतलब पत्थर से होगा। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित कर दिया गया। अब चूंकि यहाँ पर जो उपकरण मिले, जब अनुसंधान चालू हुआ, जब खोज चालू हुए, अलग अलग जगहों पर खुदाई की गई, तो कई जगहों से अलग अलग प्रकार के जो है उपकरण मिलते गए और वस्तुएं मिलती गई। तो बहुत सारे पाषाण निर्मित उपकरण मिले और इसके अधिकता के कारण पूरे पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अभी सुनिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो इतिहास में हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के काल को अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है क्योंकि पाषाण काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता, लेकिन पाषाण काल में इतने ज्यादा उपकरण मिले, इतनी ज्यादा विविधताएं थी उस समय उस काल के, कि उसको फिर 3 भागों में बांट के पढ़ा गया या उसके बारे में जानकारी दी गई। और ये 3 भाग थे। पूरा पाषाण, जो सबसे पुराने काल के पत्थर मिले या अवशेष मिले उनको रख दिया पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण बीच के, और नव पाषाण जो आधुनिक में मिले, मतलब आद्य ऐतिहासिक से पहले का काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर फिर से पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण भी 3 भागों में बटा, और ये 3 भाग कौन कौन से? पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल,
ठीक है, तो इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले आपने प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आया पाषाण काल। पाषाण काल में 3 काल आए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण में भी 3 भाग आए, एक पूर्व पूरा पाषाण काल, एक आपका इसके बाद आएगा मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो क्रोड उपकरण जैसे हस्त कुठार, खंडक, विदारनी, ये जितनी भी क्रोड, क्रोड मतलब होता है जो पूरे के पूरे पत्थर का यूज करके बना गया हो। एक बड़ा सा पत्थर होगा और उसका यूज करके, मान लो कि एक ऐसे इस आकार का पत्थर है, इसी को कहीं किनारे से ऐसे घिसकर नुकीला बना दिया गया और पूरे पत्थर से जो है यूज किया जा रहा है, पूरे पत्थर को उपकरण के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो ये पूर्व पूरा पाषाण काल की खासियत थी। इसमें हस्त कुठार आता है, खंडक आता है, खंडक जो किसी चीज को टुकड़े करने के काम आएगा, और विदारिणी, ये भी काटने के काम आता है। फिर दूसरा काल आता है मध्य पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण का ही दूसरा काल है मध्य पूरा पाषाण। देखो इसमें क्रोड का यूज हो रहा है, मतलब कि पूरे के पूरे पत्थर का यूज हो रहा है। फलक उपकरण इसमें यूज हुए। फलक का मतलब होता है जैसे ये पत्थर है, इसके किसी एक किनारे को तोड़ा गया और उससे कोई उपकरण तैयार किया गया, तो इसको बोलते हैं फलक। फलक मतलब होता है किनारा। जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ोगे ना, तो उसमें से देखना, ईंट को अगर आप तोड़ते हो तो उसमें से फलक निकल जाते हैं, यानी कि उसमें से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं। तो वैसे ही पत्थरों को काट कर उसके टुकड़े करके छोटे से टुकड़े को फलक कहा गया। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल की खासियत हुआ। फिर आता है उच्च पूरा पाषाण, नव नहीं था, उच्च पूरा पाषाण। इसमें तक्षणी, खुरचनी, ये सब उपकरण आए, जिसमें पत्थरों को काफी ज्यादा पतला करके और उसके अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए जाने लगे थे। ठीक है, जैसे उसमें कुल्हाड़ी भी आ जाएगा, आपका खुरचनी भी है, तो इस तरीके के बनाए गए। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? आपको याद रखना है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को आप कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन अगर बात करें पूरा पाषाण काल की, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से चापर, चॉपिंग, पेबुल, इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले कहां से चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले थे? तो ये थी सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब के सबसे पहले मद्रास के समीप एक बदमदुरे और अतिरंपक्कम, यहाँ से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। मतलब एक तरह से देखो तो यहाँ के लोग जो थे वो हैंडेक्स का प्रयोग करते थे, जबकि सोहन नदी घाटी के जो लोग थे वो चापर, चॉपिंग, पेबुल नाम का एक उपकरण था, उसका प्रयोग किया करते थे। तो हैंडेक्स कहाँ से? बदमदुरे और अतिरंपक्कम, यहाँ से हैंडेक्स संस्कृति मिली, और सोहन नदी घाटी से चापर, चॉपिंग, पेबुल मिली है। ठीक है, संस्कृति मिली है। इस संस्कृति के अन्य उपकरण भी थे। इन संस्कृतियों की अगर बात करें तो इसमें क्लीवर भी था, क्लीवर वो काटने के काम आता था। स्क्रैपर है, खुरचने के काम आता था, जैसे कोई जड़ वगैरह निकालना है खोद के जमीन में से, तो उसके लिए स्क्रैपर का यूज किया जाता था। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, नाम इनका याद रखिएगा, काफी ज्यादा ये आएगा। ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। भूगर्भ वैज्ञानिक तो थे ही, और साथ ही साथ ये पुरातत्व यानी जो चीजें प्राप्त होती थी खुदाई के दौरान, उसका भी अध्ययन किया करते थे। इन्होंने ही 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवराम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। और आपने देखा होगा ये 1863 वही समय है जिस समय भारत में सबसे पहले क्या हुआ था? भारत में सबसे पहले पाषाणकालिक सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सबसे पहले पाषाणकालिक सभ्यता का जो अनुसंधान है वो किसके समय हुआ? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और इन्होंने ही क्या किया? सबसे पहले मद्रास का एक जगह है पल्लवराम, ठीक है, यहाँ से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। और उसके बाद से ही जो खोज है
पाषाण कालीन वो सब शुरू हो गई। उनके मित्र थे एक विलियम केक। इन्होंने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। अभी आपने देखा अतिरम पक्कम से भी क्या मिले थे, हैंड मिले थे। बदमदुरे से भी हैंड और पल्लवरम से भी हैंड मिलता है। तो ये चीजें मिलने लगी थी। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया 1935 में, क्योंकि 63 में तो 1863 में यहाँ पर खुदाई का काम चालू हो गया था। फिर 1935 में एक और खोज हो रही है, और इस समय कौन है, इस समय है आपके डी टेरा, और इनके नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल आता है जो सोहन नदी घाटी में सबसे महत्वपूर्ण एक अनुसंधान करता है। अब जाहिर सी बात है कि जब अनुसंधान होगा, जब खोज होगा, तो कुछ ना कुछ वहां से प्राप्त होगा ही। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। एक और थी बेलन नदी घाटी, इसमें यहाँ पर भी अनुसंधान किया गया। किसके द्वारा, जी.आर. शर्मा, इनके द्वारा अनुसंधान किया गया, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। कहाँ पर, बेलन घाटी में। बेलन घाटी में पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित 44 जगह प्राप्त हुए, जहां से उपकरण मिले थे। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन में लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन भी काम की है। ठीक है, अगर बात करें फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये बात एकदम आप अच्छे से याद रखना। मध्य पुरापाषाण काल में आप देखोगे तो मध्य पुरापाषाण में आपको क्रोड निर्मित नहीं बल्कि फलक निर्मित उपकरण देखने को मिलते हैं। और चूंकि फलक की उपलब्धता इस समय ज्यादा थी, इसलिए इस संस्कृति को ही हमने क्या नाम दे दिया, फलक संस्कृति भी कह दिया। तो आशा करता हूं कि ये बातें तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर दूसरी तरफ चलता हूं। आते हैं, उपकरणों का निर्माण क्वार्टराइज पत्थरों से किया गया है। किस समय के उपकरण, मध्य पुरापाषाण। पुरापाषाण कालीन मानव का जो जीवन है वो पूर्णतः प्राकृतिक था। मतलब इस समय कोई खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, किसी प्रकार के घर वगैरह का आवास नहीं हुआ करता था। तो इस समय का जो पूरा मानव का जीवन था वो प्रकृति पे निर्भर था। वो पेड़ों पे रहा करते थे, गुफाओं में रहते थे, और साथ ही साथ पेड़ों से ही फल फूल इकट्ठा करके वो खाया करते थे। इनका मुख्य भोजन शिकार भी हुआ करता था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। कंदमूल यानी पेड़ों से भी। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। कब के लोग हैं ये, पुरापाषाण, क्योंकि आग की खोज नवपाषाण काल में होगी। ठीक है, तो आग की खोज आपकी मध्य पाषाण या नवपाषाण काल के अंतर्गत होगी। तो यहाँ पर आग की खोज तो अभी हुई नहीं है, आग का आविष्कार हुआ नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग कच्चा मांस ही खाते थे। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक दोनों था। किस समय का, पुरापाषाण काल का। क्यों शिकारी और खाद्य संग्राहक था, क्योंकि इस समय आग की खोज नहीं थी, कोई स्थायी आवास नहीं था। तो इस समय के जो भी लोग हुआ करते थे वो अपना पूरा जीवन शिकार पर और जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करने में लगा देते थे। अच्छा, इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो सबसे पहले 1867-68 में दी, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल इसने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। देखो, मध्य पाषाण काल की जानकारी कब मिल रही है, जब विंध्य क्षेत्र आप देखोगे तो मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के आसपास आपको एक विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। वहां से शैल चित्र मिले, और ये जगह कौन सी थी, ये जगह कोई और नहीं, भीमबेटका थी। शैल चित्र मतलब होता है जो दीवालों पर चित्रकारी की गई है। यहाँ से खोज निकाला किसने, आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे औजार हैं। आपने देख लिया कि पाषाण जो पूरा पाषाण काल है, उस समय 3 भागों में औजारों को बांटा गया था, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण।
जब मध्य पाषाण काल आया ना, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बहुत छोटे छोटे औजार पत्थरों के लोग यूज करना शुरू कर चुके थे, और साथ ही साथ गुफाओं में भी रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। भारत में मानव अस्थि पंजर मतलब मानव के कंकाल सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है, उसके पहले का कोई भी चीज नहीं मिली थी। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। गुजरात में एक जगह है लंघनाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं, कब्रिस्तान भी मिला है और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लंघनाज से। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है? आदमी के तो मिला ही है, लघु उपकरण मिले भी हैं, पशुओं की हड्डी मिली है, कब्रिस्तान मिले हैं, कुछ मिट्टियों के बर्तन मिले हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। मध्य पाषाण कालीन महदहा, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है जगह महदहा, यहाँ से हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सींग, यहाँ पे सींग था, हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र है, उसके बाद में बूचड़ खाना जहां पर कसाई जो है वो काटा करते होंगे जानवरों को, और संकुलन क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। 3 क्षेत्र कौन सा है? बूचड़ खाना, संकुलन क्षेत्र और कब्रिस्तान। झील क्षेत्र जहाँ के आसपास लोग रहा करते होंगे, पानी के खोज में जहाँ पर लोग जाया करते होंगे। बूचड़ खाना जहाँ पर सारे जानवरों को काट के उनका मांस एकत्रित किया जाता होगा। कब्रिस्तान निवास क्षेत्र जहाँ पर लोग शव को दफनाते होंगे। तो ये सारी चीजें। बूचड़ खाना, संकुलन क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण के आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक थी पुरातत्व विमर्श। इसमें महदहा, सराय नहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने के उल्लेख है। तो जयनारायण पांडे ने किताब लिखी थी पुरातत्व विमर्श। इसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि महदहा, सराय नहर राय, दमदमा, ये जितने भी स्थल थे, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले, आभूषण मिले, ये सारी चीजें मिली, हड्डी के ही आभूषण। दमदमा में किए गए उल्लेख के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए। शवाधान मतलब कब्र प्राप्त हुए। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जो दमदमा है, यहाँ से युग्म शवाधान भी मिले हैं 5 शवों के, और एक शव में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। शेष जितने भी कब्र थे उसमें एक एक कंकाल मिले। तो आप देखो यहाँ पे 5 है जिसमें 2 कंकाल मिले, 3 है, 1 है जिसमें 3 कंकाल मिले, 6 हो गए, और कुल 41 शवधान मिले थे। तो बाकी जितने भी बचे हैं उसमें एक एक शव थे। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया हुआ कब्र मिला है। तो ये कहीं और नहीं, सराय नहर राय होगा। ठीक है, और दमदमा में युग्म शवाधान है। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। सराय नहर राय में आप देखोगे तो कब्रें जो थी वो घरों में ही हुआ करती थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी, अंडाकार आकार में बनाया जाता था उनको। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय से संख्या 1 में से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में एक जगह है लेखहिया, यहाँ पर कुछ शिलाश्रय थे। शिलाश्रय मतलब वही जहाँ पर लोग रहा करते थे, गुफाएं। शिलाश्रय का मतलब होता है पत्थरों के नीचे की जगह। यहाँ से 1 मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण मिले और 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए यहाँ से विंध्य क्षेत्र के लेखहिया से, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षित अवस्था में है, मतलब टूटे फूटे हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। यहाँ 17 हैं, लेकिन अमेरिका के जो
ऑर्गन विश्वविद्यालय के थे जॉन आर लुकास। इन्होंने कहा कि नहीं 27 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर याद रखनी है। कारण ये है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसे याद रखते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो काफी किताबों में नहीं है और इस पुस्तक में है। अगर मैं बात करूं पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। देखो जो चीजें हाईलाइट की है ना, वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिलते हैं और बागौर से, जो कि राजस्थान है, वहां से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। अब यहाँ पर मध्य पाषाण काल में भी यही था, शिकार करेंगे और अपना पेट भरने के लिए खाद्य वस्तुओं को संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मछलियां भी पकड़ेंगे, ये सब। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक जगह है भीमबेटका। ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भीमबेटका किसका उदाहरण है? प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रकला का। शैल यानी दीवारों पे जो, पहाड़ियों पे जो चित्रकलाएं हैं। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा 700 से भी अधिक शिलाश्रय क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है, जिसमें से 243 पे नंबरिंग कर दी गई है, बाकी अभी कुछ करनी बाकी है। इसे 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है, तो ये याद रखिएगा। तो यूनेस्को ने जो है भीमबेटका को विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। अब धीरे धीरे आप देखते जाइए, सबसे पहले पाषाण काल आया। पाषाण काल में कुछ भी खोज नहीं हुआ था, कुछ भी, सब लोग जंगलों में ही रहा करते थे। मध्य पाषाण आते आते शिलाश्रय मिलने लगे थे। शिलाश्रय मतलब जो है लोग पहाड़ों में, गुफाओं में रहने लगे थे। ठीक है, और यहाँ से कई सारी चीजें भी मिलने लगी थी, समाधान वगैरह भी मिल रहे थे। और अगर बात करें खाद्यान्न यानी फसलों को उपजाना कब से लोगों ने शुरू किया? नवपाषाण काल में। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। गेहूं की कृषि का प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में एक जगह है लहुरा देव, लेकिन उससे पहले था मेहरगढ़। अभी याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दे दे तो लहुरा देव को टिक लगाएंगे, और अगर लहुरा देव नहीं दिया है तो मेहरगढ़ को टिक लगाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में शोध हुए हैं उससे पता चला है कि नहीं, मेहरगढ़ नहीं, लहुरा देव जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक जिला है, यहाँ सबसे पहले कृषि शुरू हुई थी। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ हुआ करता था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था, और वहां से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे जो कि 7000 ईसा पूर्व के थे, और ये कहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। लेकिन अगर नवीनतम खोज की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ? लहुरा देव में। इसलिए माना जाता है कि सबसे प्राचीन लहुरा देव है। मेहरगढ़ जो बहुत पहले तक मान्यताएं थी, अब वो बदल चुकी हैं, और अब मेहरगढ़ को ना मान के लहुरा देव को जो है पुरातात्विक स्थल माना जा रहा है, सबसे प्राचीन। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है। अगर प्राचीनतम माना जाए कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई थी, तो वो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में ही हुई थी, जो बेलन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, माना जाता था। ठीक है, ये किसको? बेलन नदी घाटी था, कोल्डिहवा को। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया था। तो अगर भारत में बात करें तो कोल्डिहवा, और विश्व में बात करें तो यांगजी नदी, चीन। ठीक है, मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। मक्का का अगर हम बात करें तो ये भारत नहीं बल्कि मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, और राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में, तथा जई
2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। इन डेट्स को याद आप कर सकते हैं, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। मेहरगढ़ में आप देखोगे तो पाषाण काल की चीजें तो मिलती ही मिलती है, साथ ही यहाँ हड़प्पा स्थल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेहरगढ़ जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी आता था और हड़प्पा सभ्यता से भी इसका जुड़ाव था। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। कुत्ते का साक्ष्य मानव के साथ दफनाया हुआ कहाँ से मिलेगा? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से। गर्द आवास, ये भी बुर्जहोम से ही मिला है। गर्द आवास का मतलब होता है जमीन के नीचे रहने लायक जगह। ठीक है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल, ये भी कश्मीर में है। गुफ कराल ये भी कश्मीर में है और ये नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। और बिहार में एक जगह है चिरांद, जो कि सारण जिले में है, और यहाँ से नवपाषाण अवशेष प्राप्त हुए, नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। और यहाँ से जो चिरांद से जो अवशेष प्राप्त हुए ना, ये हड्डी के उपकरण हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरण में हिरण के सिंग से निर्मित औजार थे। ठीक है। और नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में अगर मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बात करें तो बृहद पाषाण, जिसे हम लोग महापाषाण के नाम से भी जानते हैं, ऐसी संस्कृतियां मिली हैं। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले, जो कि कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित थे। संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। और पिकली हिल, ये उतनूर, पिकली हिल और उतनूर जो स्थल थे, यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। लेकिन अगर पूछा जाए राख के टीले कहाँ से मिले, तो कर्नाटक में एक जगह है संगनकल्लू, वहां से। ठीक है। पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। और ये राख कहाँ से आ गए हैं? तो जो पशुपालक समाज थे वो चारा इकट्ठा करते थे और भी चीजों इकट्ठा करते थे, लेकिन जब वहां से जाते थे तो उसमें आग लगा दिया करते थे। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साक्ष्य भी जारी रहा। मतलब पत्थर के साक्ष्य भी होते थे और तांबे के साक्ष्य भी होते थे नवपाषाण काल में। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथ कल्चर भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। तो ये चीज हमारी हो गई रीडिंग। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे क्या है? आगे यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थल की खुदाई हुई है और ये है आहड़ संस्कृति, बालाथल, बागौर, उजियाना एवं गिलुंद। ये सब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है। आहड़ का पुराना नाम क्या है? ताम्बवती। गिलुंद, बालाथल, उजियाना, इसमें घरों की चार दीवारी से इसको घेरा गया था। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारतें बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग तांबे से परिचित थे। आहड़ संस्कृति जो कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास थी, अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से अलग है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृतभांड मिले, वही यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई। कृष्ण लोहित मृतभांड परंपरा विशेष रही। मतलब काले जो मृतभांड थे वो भी परंपरा रही और इसमें सफेद जो है चित्रकारी की जाती थी। कहाँ पर? ताम्रपाषाण संस्कृतियों में अगर हम बात करें तो। ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृतियों से अलग थी आहड़ संस्कृति की बात। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरंड और नवदा टोली ये प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस बात को याद कर लेंगे। नवदा टोली जो है वो एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में है, जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृतभांड लाल किले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्णन है।
कायथा संस्कृति है जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। जिस समय भारत में हड़प्पा संस्कृति थी उस समय कायथा संस्कृति भी एग्जिस्ट थी। इसके मृत भाड़ों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृत भाड़ों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तिथि, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलेबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे है, नेवासा है और दाइमाबाद है। पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव और प्रकाश और नासिक, ये जो है पुणे में है। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है, ये जितने भी पुरास्थल के नाम हमने लिए वो सब जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दाइमाबाद सबसे बड़ा है और दाइमाबाद जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। इस बात को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आगे। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशेष पहचान है। टोटीदार पात्र परंपरा ये जोरवे संस्कृति की विशेष पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि जोरवे संस्कृति की नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, इन पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। पश्चात की अवस्था यानी 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलेबंद है और खाई से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देख ली किसके बारे में, ये हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा इतिहास का। पर सारे लोग पश्चिम की ओर रहते थे जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यह अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में पांडु, राजन डीबी और वीरभूमि जिले में महिष दल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना या पढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इतना ज्यादा डिटेल में आपको तब जाना होता है जब आपका मेंस ऑप्शनल हो। ठीक है, मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल हो। कुछ अन्य पुरास्थल है जहां खुदाई है हुई है, वो है बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडी। उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, ठीक है, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे भी बनाते थे। ये बस इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य जगह रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि भी किया करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस ये सब रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प, फर्म निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्लेनियन और स्टेटाइट और क्वार्टर्स क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिका भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्प, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रारूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मृतिकाएं यह सूचित करती है कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों के में समा के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। इस बात को याद रखना, महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण और इसमें पूर्व से पश्चिम। पश्चिमी भारत में लोग संपूर्ण स्वाधान जो है प्रचलित था।
और जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। अब ये दोनों में क्या है, एक्सटेंडेड बरियल और फ्रैक्शनल बरियल। इसमें क्या था, सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगियार से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार, 102 चांदी के पतले पत्थर है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये क्या था, संपूर्ण समाधान। इसमें पूरी तरह से शव को जला दिया जाता था और उसके राख को नदी में बहा दिया जाता था। और फ्रैक्शनल बरियल भी क्या होता था कि उस शरीर को जलाने के बाद उसे फिर दफनाया भी जाता था। ये था कायथा जो संस्कृति थी, इसके एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्लेनियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान की खेतरी तांबा पट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबा के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। गणेश्वर दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हिल, संगनकल्लू, मस्की, हुल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई वो मेरे साथ साथ आपने पढ़ी होगी और कुछ कुछ बातों को समझा भी होगा। भारत में सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1861 में कौन थे? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1771 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। 61 में अनुमति दी और 71 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ही बना दिया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बना दिया गया। तभी तो आगे काम हुआ। ठीक है, वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण अपना कर लिया। अब देखो, जो भी चीजें मैंने बताई ना, उस पे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूस्टफुट क्या थे? एक वो तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है, और साथ ही साथ क्या थे? पुरातत्वविद भी थे। तो दोनों ही होगा, ए भी होगा बी भी होगा। पूरा वनस्पति शास्त्र नहीं थे, इतिहासकार तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो ये ए भी होगा और बी भी होगा। अगला क्वेश्चन में अगर बात करूं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लोह युग के त्रियुग में विभाजन किया था। ये किसने किया था? तो ये किया था आपके थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने इसका विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय जो है वहां पर ब्रिटेन में है। यहाँ पे सामग्रियों में पाषाण, कांस्य और लोह युग का विभाजन किया गया था। कोपेनहेगन कहाँ है? आपका डेनमार्क में है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, ऊपरी यानी उच्च पुरापाषाण या मध्य पुरापाषाण। तो आप कह सकते हो मध्य पुरापाषाण काल में, क्योंकि इनमें तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, ना तो निम्न पुरापाषाण में ना ही मध्य पुरापाषाण में। तो ये केवल और केवल मध्य पाषाण काल में था। फिर अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन इससे आधारित क्या है, एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है आदमगढ़। सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहां मिले थे? आदमगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका सराय नहर राय होगा और महादहा, दोनों जगह से है। सराय नहर राय और महादहा दोनों जगह से है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के समय में प्राप्त हुए हैं। तो सराय नहर राय और महादहा, फिर से यहाँ पर आप चाहो तो दोनों लगा सकते हो। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, ये कहाँ? दमदमा या महादहा? तो सराय नहर राय से, मेरे हिसाब से नहीं, सॉरी, दमदमा से। युगल समाधान हो या एक कब्र से 3 लोग को निकलना हो, सराय नहर राय से 4 थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण में ही हुआ। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलती है नर्मदा घाटी, जो कि आपकी विंध्य क्षेत्र में पड़ती है, नर्मदा घाटी में। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये गंगा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। और नर्मदा नदी, सॉरी, ये पुराना ही क्वेश्चन है,
तो सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था या जीवाश्म कहाँ से मिला था? नर्मदा नदी घाटी भीमबेटका के आसपास का क्षेत्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सबसे पहले तो गेहूं और जौ यही होंगे। ठीक है, तो जौ लगा लेते हैं, गेहूं नहीं। बाकी अगर बात करें तो सबसे पहले जौ की खेती हुई थी, फिर गेहूं, और आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक सेकंड। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी अभी मैंने बताया था लहुरा देव। अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दिया है तो आप लहुरा देव को चुनेंगे, और लहुरा देव अगर नहीं है तो मेहरगढ़ को चुन लेंगे। ठीक है। बाकी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप देख लो, कृषि मेहरगढ़ से। इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए मेहरगढ़ में लगाना होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिर से इसमें मेहरगढ़ ही आपको लगाना होगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के, देखो उत्तर पश्चिमी कह रहा है, उत्तर और पश्चिम में एक ही जगह है जो कि है मेहरगढ़। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे मैप का भी जानकारी हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देखो, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो कृषि और पशुपालन दोनों ही मेहरगढ़ से मिलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। स्थायी जीवन कहाँ मिलेगा? जहां कृषि होगा, जहां पशुपालन होगा, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण के प्रमाण मिले हैं? तो पूरा पाषाण के लखनिया, औदे, बागौर या बेरी, तो बागौर से मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं, ये हुए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? चालकोलिथ ताम्रपाषाण को कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ भी कहा जाता है। अगर बढ़े तो आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। अब इनमें आपको विकल्प के हिसाब से चुनना है। तो आप देखो, तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है। और ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, जी नहीं, परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जब तांबा गलाना जानते थे तो अर्थव्यवस्था भी इसी से होगी। और यहाँ पर काले पर व्हाइट चढ़ाना आम बात थी, मतलब कि लोग करते थे, तो यहाँ ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति, ये मेहरगढ़ से ही था, पढ़ा था हमने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली केडी वाजपेयी नहीं, बीएस वांकड़ और एचडी संकालियन, इन्होंने ही किया था। अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस जगह से मिला है? तो राख का टीला मिला है संगनकल्लू से। संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा के शैल चित्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला आपका भीमबेटका में ही देखने को मिलता है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश भोपाल के निकट, ये है अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक है, उसके बाद बात करें भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। बाकी अगर बात करें निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था? तो इसने भारतीय में हो जाएंगे बीएस वांककर। ठीक है, भीमबेटका को किसने खोजा था? एचडी संकालिया, विष्णुधर नहीं, श्याम सुंदर निगम। तो किसने खोजा था? विष्णुधर वांकड़न। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था
हस्तिनापुर में, नूह में, या फिर आपका अहिच्छत्र में, तो हस्तिनापुर में। ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं जो आपने चैप्टर पढ़ा उसके हिसाब से। अगर बात करें ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? ये मेरे हिसाब से बुर्जहोम में मिला होगा। हाँ, बुर्जहोम में है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाया मिला? तो ये बुर्जहोम कश्मीर में। बाकी गर्तावास भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है, कश्मीर के। और इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। बुर्जहोम जो है वो यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है बुर्जहोम, शैलकृत देव मंदिर, टेराकोटा कलर, ताम्र कलाकृतियां। गणेश्वर, गणेश्वर से क्या मिला है? गणेश्वर से मिला है हमें, गणेश्वर यहाँ से ताम्र कलाकृतियां मिलेंगी। ठीक है, तो 2 और 3 जो है मैच है। चंद्रकेतुगढ़ किससे है? टेराकोटा कला की वजह से, और गणेश्वर ताम्रपाषाण की वजह से है। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर की वजह से नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में एक ही जगह है जो है लेखहिया। ठीक है, लेखहिया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ये पहला कथन है। अब इसका कारण देखते हैं। तो इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब कौन सा इसमें से सही होगा? कथन तो सही है और आर भी सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर भी रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसके संलग्न है? तो ये है आपका संस्कृति के अंतर्गत। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। और इसके अलावा आप इसके एक्सप्लेनेशंस को भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको बताए वो सब उसी पर आधारित है। कुछ क्वेश्चन है जो कि चैप्टर में नहीं दिए गए थे और यहाँ पर पूछ लिए गए, या फिर क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक सा है। तो इस बुक की यही खास बात मुझे लगती है ना कि मैं जो भी चीज पढ़ता हूँ मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेता हूँ, और क्वेश्चंस लगाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ता हूँ। यहाँ मैंने आपको चैप्टर तो पढ़ा ही पढ़ा साथ में, और यहाँ पर मैंने क्या किया, साथ में उसके क्वेश्चन भी लगाए। मेरा ये 75 डेज चैनल है जिसमें से पहला डे है हमारा, और इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें बताई और खुद भी इनको पढ़ा। और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ मैंने पढ़ लिया। जो जरूरत काम का था मैंने उसको याद किया, अदरवाइज मैंने चीजों को स्किप भी किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी करें। हर चीज को याद भी नहीं रखना होता, क्योंकि जो इररिलेवेंट है उसको याद रख के कोई फायदा नहीं है। जो चीजें ट्रेंड में है, जो चीजें आजकल चर्चाओं में है, उसको आप जरूर ध्यान में रखा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो समझ में आई है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे डे 2 में।